objective of this program is factor responsible for increasing water demand, various methods for conservation of water, management of water resources, National River Conservation Plan. And in case of energy, use of energy by society and various sources of energy, that is conventional and non-conventional sources, improving energy efficiency in home, workplace, transport and industry, various energy conservation programs in the country. So, first we will talk about water as a natural resource. Water is an indispensable natural resource, as no life can exist without water. It is renewable and reusable. Scientists estimate that nearly 3/4 of earth is covered with water, पर उसमें से सिर्फ 1% से भी कम पानी का ही हम फ्रेश वाटर के रूप में यूज़ करते हैं, जो कि ज़रूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि ह्यूमन भी है, जिससे कि पानी जो यूज़ इस्तेमाल करना है, यानी 99% तक हम पानी यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन जो फ्रेश वाटर है जिसका कि कुल 3% से भी ज़्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, फॉर्म से हमारी ग्लेशियर्स हो गया, हमारा जो रिवर में है, लेक में है, पॉन्ड में जो पानी है वो फ्रेश वाटर में आता है, जिससे कि हम सभी इस्तेमाल करते हैं। वाटर साइकिल की हम बात करते हैं कि हमने बात की कि सभी को इस्तेमाल करना होता है इस पानी को, और अकॉर्डिंग टू यूएन के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में करीबन 2/3 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसे पानी की यानी ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए वी हैव टू डिवाइस मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी वाटर साइकिल की। जो वाटर साइकिल है हमारा, जो कि वाटर साइकिल यानी कि पानी का एक चक्र चलता है पृथ्वी पर, और जिसे वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। इट्स ए जर्नी जो सर्कुलेट करता है पृथ्वी से, भूमि से आकाश की तरफ और आकाश से पृथ्वी की तरफ, और जो सूरज की जो गर्मी है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी टू इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और पौधे भी ट्रांसपिरेशन के ज़रिए पानी को की क्षति पहुंचा करते हैं और वो भी वायु में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग वाटर डिमांड, क्योंकि पहले उतना पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन आज हम पानी का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरत है, और उसी के लिए अगर हमें जो जनसंख्या बढ़ी है तो हमें खेती के लिए भी कृषि मतलब खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ी, और जब खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ी पॉपुलेशन के लिए, रोज़गार के लिए, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए, और हमारी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ जो स्टाइल है वो भी बदला। तो इस तरह से जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं राइजिंग डिमांड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, इंक्रीजिंग डिमांड बाय इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग वाटर यूज ड्यू टू चेंजिंग लाइफस्टाइल। अब हम 1 बाय 1 लेते हैं। पहले हम लेंगे राइजिंग डिमांड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो भारत की जनसंख्या है वो आज़ादी के बाद से लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। ड्यू टू दिस डिमांड फॉर वाटर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फ्लशिंग और ड्रेनेज, सीवेज, ह्यूमन वेस्ट, डोमेस्टिक यूज़ के लिए चाहिए, इरिगेशन के लिए चाहिए, और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हमें वाटर चाहिए होता है। दूसरा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, खाद्यान्न की ज़रूरत ज़्यादा है, इसके लिए हमारे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की ज़रूरत है। तो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, हैंस प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ नीडेड फॉर इरिगेशन। अराउंड 80 to 90% ऑफ द वाटर, टोटल वाटर इज़ यूज्ड। जो फ्रेश वाटर है जो हम इस्तेमाल करते हैं 1% से ना, उसमें 80 से 90% जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो इरिगेशन के लिए किया जाता है, और बाकी हम डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और जो दूसरे पर्पज़ हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग वाटर डिमांड। क्योंकि पहले उतना पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन आज हम पानी का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरत है, और दूसरी के लिए हमें
रीज़न जो है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इरिगेशन में अनसर्टेनिटी ऑफ रेनी सीजन है, इसकी वजह से बढ़ा, चेंजिंग क्रॉप पैटर्न की वजह से आवश्यकता होती है, ग्रोइंग डिमांड ऑफ वाटर फॉर कमर्शियल क्रॉप, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप के लिए ज़्यादा पानी ज़रूरत होता है, और सीजनल वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी एरिया के हिसाब से भी देखें तो कहीं पर वर्षा कम होती है। तो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज कैन ग्रेटली रिड्यूस वाटर डिमांड एंड वेस्ट ऑन फील्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो लो प्रेशर स्प्रिंकलर्स एंड माइक्रो इरिगेशन की हम बात करते हैं, यानी अगर स्प्रिंकलर से अगर हम सिंचाई करते हैं तो इट अलाउज 80% ऑफ वाटर टू रीच क्रॉप, और माइक्रो इरिगेशन में यानी डिलीवर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रिसाइजली टू क्रॉप्स। However, many of the world's poor farmers cannot afford most of the modern technological methods of irrigation efficiency. Instead, they use low technologies. Next है हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ वाटर, यानी हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी पानी की आवश्यकता होती है। तो चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हों, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट है, टेक्सटाइल है, शुगर है, पेपर इंडस्ट्री, या फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टील है, आयरन है, केमिकल हैं, और सीमेंट इंडस्ट्री में भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाटर इज़ नीड इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और प्रोसेस और एज ए हीट एक्सचेंजर फॉर कूलिंग वेरियस मशीन्स पार्ट्स विच गेट हीटेड अप। जब मशीन चलती है तो गर्म हो जाती है, उसको ठंडा करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। उसी तरह से पावर प्लांट में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है एज ए पावर सोर्स एज वेल एज कूलिंग एजेंट के तौर पर। और आयरन ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस के दौरान। चेंजिंग लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ स्टाइल आज बहुत चेंज हो चुका है। of attractive appliances और gadgets और fittings for kitchen and bathrooms अवेलेबल हैं। टैप्स हो गए, आपके शावर हो गए, इस तरह के डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि बहुत सारा पानी एकदम से बाहर आता है। When they are turn on, जब से वो खोलते हैं तो बहुत मात्रा में पानी बाहर आता है। इस तरह के गैजेट्स हम अपने यहाँ इस्तेमाल भी करते हैं। वॉशिंग मशीन हो गए और डिश वॉशर हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। लॉट्स ऑफ वाटर इज़ यूज फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस, जैसे वाटर पार्क हो गए। मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स और गेम्स रिक्वायर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर इज इन रिजर्वायर आर यूज्ड फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस, जैसे बोटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, इसमें करते हैं। गोल्फ कोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारा मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जाता है गोल्फ कोर्स को मेंटेन करने के लिए। और पब्लिक पार्क या प्राइवेट गार्डन्स जो भी हैं उनमें भी उनकी भी मेंटेनेंस के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो अब सवाल ये कि हमने हमारा कंज्यूम जितना कर रहे हैं उतना हमारे पास उतना सोर्स है या नहीं, और अगर हम इसी तरह से इस्तेमाल करते रहे तो पानी फ्रेश वाटर क्योंकि वैसे ही कम है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पानी को कंजर्व करने के लिए सोचना पड़ेगा, उसकी एक ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया जो है सेकंड ऐसा दुनिया का देश है ब्राज़ील के बाद जहाँ पर कि बहुत सारा जो पानी है, रेन वाटर जो है, वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, और इसके चलते बहुत सारा पानी हमारा जो रेन वाटर है वो हमारा ड्रेन्ड हो जाता है और वापस वो समुद्र में चला जाता है, जो कि प्योर वाटर है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। ये जो मानचित्र देख रहे हैं ये एक्सप्लेन करता है भारत के विभिन्न भागों में जो वाटर स्ट्रेस है उसके ऊपर। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एक्सट्रीमली हाई स्कैसिटी ऑफ वाटर इन द राजस्थान एंड गुजरात की हम बात करते हैं, जबकि वहाँ पर ज़्यादा जो रेड एरिया है 54%, और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर ये पानी की जो कमी है वो कम है। यानी राजस्थान और गुजरात में एक्सट्रीमली हाई स्कैसिटी ऑफ वाटर है, जबकि
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में वाटर स्कैसिटी लोएस्ट है। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि कंजर्वेशन में सहायक होते हैं? तो पहला है रिफॉरेस्टेशन, दूसरा हो गया रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, तीसरा होगा रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, चौथा है वाटर हार्वेस्टिंग एंड लास्ट वन इज रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो अब हम पहला लेते हैं रिफॉरेस्टेशन। There is a continuous interchange of moisture between earth and atmosphere, constituting जब भूमि और जल वायु में के बीच में जब इंटरचेंज होता है तो उससे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हैज़ ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। और पौधे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के ज़रिए। और इसी तरह से फॉरेस्ट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेनिंग वाटर बैलेंस ऑफ द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट इसके अलावा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड कंजर्व सॉइल एंड वाटर के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड मेजर इकोलॉजिकल सर्विसेज लाइक सपोर्ट एनर्जी फ्लो एंड केमिकल साइक्लिंग, रिड्यूस सॉइल इरोजन, absorb and release water, purify water and air. They influence local and regional climate. They store atmospheric carbon also. Cutting down of forest reduces the ecological services provided by the forest, and it can lead to regional and global climate change. जो हम आज देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो, वो बहुत ज़्यादा हमने जो वनों को काटा है, वनोन्मूलन करने के कारण ही ऐसा हुआ है। पर रिफॉरेस्टेशन वो प्रोसेस है जिससे कि हम दोबारा उस एरिया में जहाँ हमने पेड़ काटे हुए हैं वहाँ हम उसे दोबारा लगाएं ताकि ये साइकिल कंटिन्यू और बैलेंस रूप में चल पाए। तो रिफॉरेस्टेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन द डिफॉरेस्टेड एरिया और ऑफ इंक्रीज ट्री कवर फ्रॉम रीग्रोथ एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, यानी प्लांटेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या करता है? इंक्रीज करता है सॉइल फर्टिलिटी बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, प्रिवेंट्स रन ऑफ इरोडेड सॉइल इनटू एक्वेटिक सिस्टम्स एंड प्रिवेंट फ्लडिंग। इस प्रकार से रिफॉरेस्टेशन प्लेज अ मेजर रोल इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आप लेफ्ट साइड के चित्र में देख रहे हैं कि रिफॉरेस्टेड प्लॉट एक कोई भूमि का एक हिस्से में किया गया है। दो राइट हैंड साइड में जो ऊपर फिगर है जिसमें कि बिफोर 2008 लिखा है, यानी कि 2008 के पहले इस एरिया में आप देखें कोई भी आपको प्लांट नज़र नहीं आ रहा है, पूरा कट हो चुके हैं। लेकिन 2014 में तक के बाद अगर देखें तो यहाँ पर रिफॉरेस्टेशन किया गया, जिसके कारण ये वापस अपनी उसी शेप में आया। अब हम बात करते हैं सेकंड, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। वो किस तरह से? जो वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सोर्सेज कैन बी यूज्ड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर, अगर हम जो ये रिसाइकल कर लें पानी का इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक जो सोर्स से मिलता है उसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, रिचार्ज ग्राउंड वाटर एंड इवन फॉर इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल यूज़ के लिए कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड्स क्लोज टू सिटीज़ कैन बी इरीगेटेड विथ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, जिसको कि आफ्टर ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है और करते हैं। हाउस होल्ड लेवल रिसाइकिल ग्रे वाटर जो है, ग्रे वाटर मतलब जिसमें कि हमारा मल नहीं अगर इसमें है, सीवेज नहीं है, तो जो भी निकल रहा है चाहे बाथिंग से निकल रहा है, हम बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उस पानी को हम ग्रे वाटर की कैटेगरी में लेते हैं। तो ग्रे वाटर कैन बी पुट टू वेरियस यूजेस टू रिड्यूस प्योर वाटर रिक्वायरमेंट। जहाँ हमें प्योर वाटर की ज़रूरत नहीं है हम वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर वाटर यूज्ड आफ्टर यूज्ड इन बाथ एंड शावर कैन बी यूज फॉर वाटरिंग। अगर हम पानी जो नहाने का पानी है या कपड़े धोने का पानी है उसको हम पेड़ पौधों में कार धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हम ये देखते हैं कि इस चित्र में ये दिखाया गया है कि किस तरह से जो ग्रे वाटर है वो सिस्टम वर्क करता है। जो वाटर यूज्ड और ग्रे वाटर ड्रेन्ड फ्रॉम बाथ टब्स और वॉशिंग मशीन इज स्टोर्ड इन ए सर्ज टैंक, जहाँ से कि ये पंप के द्वारा वापस आता है और ग्रे वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए, कार धोने के लिए और फ्लश टॉयलेट को फ्लश करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेस्ट वाटर रीयूज और रिसाइकलिंग अलाउज रीयूज ऑफ ग्रे वाटर फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स और वाटरिंग गार्डन्स। जो हमने बात की, ग्रे वाटर इज ऑल वेस्ट वाटर जनरेटेड इन हाउस होल्ड और ऑफिस बिल्डिंग्स फ्रॉम स्ट्रीम्स विदाउट फीकल कंटामिनेशन। इट मीन्स that is all stream except for the wastewater from toilets. Sources of grey water include showers, baths, washing machine और dishwasher, जो कि हमने पहले ही बात किया था। अब हम बात करते हैं reuse of waste water। किस तरह से कि waste water containing lots of nutrients and these nutrients may help in the growth of plants when such water is used in irrigation. So reuse of wastewater occurs most effectively with on-site or small treatment plants. एक जो रिसेंटली जो हम कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग का, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको हम किस तरह से संचित करें और उसको संचित करके हम अपने बहुत सारे कामों में उसे ला सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्टिंग रेन वाटर that falls on a house or on and around any building and then putting it into use later on। यानी उस समय जो बारिश आ रही है उस पानी को हम इकट्ठा करते हैं किसी टैंक वगैरह में और बाद में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेटर यूज करने के लिए। और सिंपल रिप्लेनिशिंग द ग्राउंड वाटर बाय अलाउइंग द वाटर टू रीच अंडरग्राउंड। यानी जो टैंक बनाए जाते हैं वो उस तरह से बनाए जाते हैं कि वो अंडरग्राउंड वाटर सेव होता है, कलेक्ट होता है और उसे हम बाद में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एंशियंट मेथड ऑफ वाटर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कैप्चरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम swollen streams and river during monsoon season and storing it in various forms of water bodies can also be done। यानी तालाबों, बावड़ी वगैरह में भी पानी इस तरह से रेन वाटर का कलेक्ट किया जाता है। रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर का है। नेक्स्ट, तो अवेलेबल वाटर, ग्राउंड वाटर जो अवेलेबल है वो इज़ अबाउट 13 to 20 टाइम्स एज मच एज वाटर अवेलेबल ऑन सरफेस। यानी ग्राउंड वाटर ज़्यादा है जितना अवेलेबल हमारा सरफेस पर है उससे ज़्यादा। द ग्राउंड वाटर कंसिस्ट ऑफ वाटर कंटेन इन द सॉइल और एक्वीफर्स, जिसमें कि अंडरग्राउंड एक्वीफर्स क्या हैं? ये एक अंडरग्राउंड नेचुरल वाटर रिजर्वायर हैं जिन्हें कि हमने नहीं बनाया, वो ऑटोमेटिकली उसमें वो एक्वीफर्स के रूप में काम करता है। फ्लड वाटर में बी इंजेक्टेड इनटू एक्वीफर्स थ्रू सीरीज ऑफ डीप पिट्स एंड डिचेस। स्मॉल रिजर्वायर्स एंड पर्कोलेशन टैंक जो होते हैं, टपकन टैंक, कैन बी डग टू होल्ड रन ऑफ वाटर रिचार्जिंग ground water। Storm water, used water, domestic drains can be fed into pit, trenches, depressions to be filtered and percolated through the soil for recharging groundwater. Desiltation of canals and tanks should be done regularly, or pre-monsoon tillage of fields help to conserve सॉइल मॉइस्चर। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भूमि के निचले स्तर में जल का पुनर्वहन किस तरह से किया जा सकता है। यानी कि एक्वीफर के माध्यम से हम जो बाढ़ का पानी है वो इन जल निकायों और गड्ढों की जो पंक्ति है उनमें डाल देते हैं, डाल सकते हैं। छोटे तालाबों और जो पर्कुलेशन टैंक हैं उनको खोदकर सतह के जल में जो सतह के काम में आने वाला जल है उनसे ज़मीन के अंदर के जल को हम पुनर्भरण कर सकते हैं।
नाले के पानी का प्रयोग, नाले का जो पानी है, ड्रेनेज वाटर है, प्रयोग किया गया जो म्यूनिसिपल या डोमेस्टिक वाला जो पानी है, उन्हें भी हम ट्रीट करके उनसे भी हम इन पिट्स को भर सकते हैं, इन पर्कुलेशन टैंक को भर सकते हैं। और हमने बात की थी कि जो टैंक और नहरों की सफाई भी नियमित रूप से होनी चाहिए, और बात की थी कि जो खेतों में की जो मानसून से पूर्व की जो जुताई है, उससे भूमि की वाष्प को हम संरक्षित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज or deep drainage or deep percolation is the hydrological process where water moves downward from surface to groundwater. Recharge is the primary method through which water enters at aquifer. This process usually occurs in the zone below plant roots and is often expressed as a flux to the water table surface. Recharge occurs both naturally through water cycle और through process, यानी हाँ आर्टिफिशियल तरीके से भी हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं। Where रेन वाटर और reclaimed water is routed to the subsurface. अब क्योंकि हमने बात की कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के चलते ये पानी का जो बैलेंस है वो बराबर संतुलित रहता है पृथ्वी पर, और हमने बात की कि हमारी जो बढ़ती हुई मांग है जिसमें हमें इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हमारे चेंजिंग लाइफ स्टाइल के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और हमें साथ में कंजर्वेशन के भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पानी जो हमारा फ्रेश वाटर है इसे हमें संरक्षित करना है, वो अपने काम के लिए भी और आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो अब मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स किस तरह से कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। द इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर हैज़ टू इनकॉर्पोरेट, दो तरीके से होता है। पहला है रिडक्शन इन लॉस एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, और दूसरा है रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू ट्रांसफॉर्म पोल्यूटेड वाटर इनटू यूजेबल फॉर्म। हम देखते हैं कि हमारी आज हमने नदियाँ देख लें या कुछ भी आपके जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो मोस्टली पोल्यूटेड हैं, और उसको हमें डायरेक्टली अनट्रीटेड वाटर भी हम उसमें डाल देते हैं, जिसके चलते हम उस पानी का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। तो रिडक्शन इन वेस्टेज वाटर कैन बी बेस्ट अचीव्ड बाय लॉन्चिंग अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू डिफरेंट मीडियाज़, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, और भी दूसरे माध्यम जैसे शॉर्ट प्ले हो सकते हैं, स्ट्रीट प्ले हो सकते हैं, लेक्चर्स हो सकते हैं। यानी बचपन से ही अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि वो पानी को वेस्ट ना करें, पानी को किफ़ायत तरीके से इस्तेमाल करें, कहाँ कहाँ हम पानी बचा सकते हैं, अगर हम उस चीज़ का शुरू से ही अगर हम उन्हें ये अवेयरनेस दें, तो वो आगे चलकर बहुत सारे लोगों को भी उसके बारे में बता पाएंगे और खुद भी पानी को संरक्षित करेंगे। सो एनी एजेंसी either government or otherwise responsible for water meters and changing for water use should make if a point to install efficient water meters and decide to charge a rate which will force the public to reduce use of municipal water। यानी कि अगर हमारे घर में पानी के मीटर लगे होते हैं, जहाँ जिन घरों में लगे होते हैं, तो वहाँ फिर भी वाइज यूज़ करते हैं पानी का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जितना हम पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमें पैसा पे करना पड़ेगा। और इससे क्या होता है कि जो नगर निगम है या म्यूनिसिपैलिटी है वो इसे मीटर को स्थापित करती हैं, और उसके चलते जब और मीटर भी जो है एफिशिएंट मीटर्स लगे हों जो ताकि वो रीडिंग करेक्ट दें। कई बार हमारे मीटर फॉल्टी मीटर्स अगर हैं
तो उससे भी हमारे बिल बहुत आ जाते हैं, तो हम उसको भी नहीं भरते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उसे हटा भी देते हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज एस्टिमेट्स दैट मीटरिंग alone can reduce consumption by 20 to 40%. उसी तरह से जो घर में हमारे शावर लगे हैं, नलके हैं, उनके फ्लो को हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मतलब उसमें उस तरह के लगाए जाएं जिससे कि कम मात्रा में पानी, कम वॉल्यूम में पानी आए। उसी तरह से घरों में या जहाँ भी अगर हम फ्लश टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो लो वॉल्यूम फ्लशेस जो हैं रिड्यूसिंग वाटर यूज़ को हेल्प करने में मदद करते हैं। रॉ वाटर फ्लशिंग वेयर टॉयलेट्स यूज सी वाटर और नॉन प्यूरिफाइड वाटर, यानी कि अगर हमने अपने घर में वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धोए हैं तो उसका अगर हम पानी कलेक्ट कर लें तो उस पानी को हम फ्लश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी भी पाइपलाइन में या किसी नलके में या कहीं भी आपको लीकेज नज़र आती है तो उसे पहले आइडेंटिफाई करें, डिटेक्ट करें और बाद में उसे जल्दी से जल्दी रिपेयर कराएं, ताकि जो पानी इतनी प्रोसेस के बाद हमारे घरों तक पहुंचता है, जो फ्रेश वाटर है, जिसको ट्रीट करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मनी इन्वॉल्व होता है, तो वो भी हमारा बचेगा, उतना पानी वेस्ट होने से बचेगा, वो और किसी के काम आएगा। लॉन एंड गार्डन शुड बी वाटर्ड इन द अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग, क्योंकि अगर सनलाइट सूरज निकलने के बाद अगर हम पानी देते हैं तो उसमें पानी हमारा ज़्यादा खर्चा होता है। इसीलिए अगर पौधों को पानी देना है, लॉन में या गार्डन में पानी देना है, तो या तो सुबह सुबह दें या फिर शाम में दें, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन है यानी वो प्रोसेस जिससे कि पौधे वाटर हवा में पानी का क्षति होती है पौधों में, पौधों की के लिए जो ट्रांसपिरेशन है वो प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स लूज वाटर टू द एयर इज लो, सो वाटर लॉस इज रिड्यूस्ड। अब रेन वाटर is the major source of water for irrigation of agricultural fields in the country and also for recharging the groundwater। लेकिन अगर हम देखें हमारे यहाँ तो जो वर्षा के जो निर्धारित दिन है वो करीबन 40 दिन तक की वर्षा आती है, यानी रेनफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड इनटू 3 मंथ्स, यानी जून जुलाई मई के लास्ट से जुलाई अगस्त तक वो बारिश ख़त्म हो जाती है, इन्हें 3 महीने के लिए बारिश होती है और उसमें भी ज़रूरी नहीं कि हर दिन बारिश होगी। इसीलिए जो रेन वाटर है उसको हमें स्टोर करना होगा और यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर शुड बी वेल प्लान्ड एज ग्राउंड वाटर इज़ ए रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स एंड गेट रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिचार्ज। क्योंकि हमको लगता है अगर हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हम लोग अंडरग्राउंड में बोरिंग करा लेते हैं, अंडरग्राउंड का दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके चलते क्या हो रहा है कि हमारी जो वाटर टेबल है वो भी काफ़ी नीचे चली गई है। पहले माना जाता था 60-70 फीट पर ही हमें पानी मिल जाता था, लेकिन आज ये शायद 150-200 तक भी, कहीं कहीं किसी किसी इलाके में 150-200 फीट तक नीचे जाने के बाद में पानी मिल रहा है। तो हमें जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करें और ग्राउंड वाटर को भी हम जुडिशली यूज़ करें। अब ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज का ये जो चित्र दिख रहा है कि उसमें कैसे हो जाता है कि जो लैंड सरफेस से पानी नीचे जाता है ताकि वाटर टेबल उसमें मेंटेन रहे और फिर बाद में वो वापस हम उसको इंजेक्शन वेल के थ्रू बाहर हम इस्तेमाल के लिए निकालते हैं, यूज़ के लिए। सेकंड है कि रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट टू ट्रांसफॉर्म पोल्यूटेड वाटर इनटू यूजेबल फॉर्म, यानी पहले तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग की बात की और दूसरी जो हमारा जो ग्रे वाटर है उसको अगर हम ट्रीट करके इस्तेमाल करें, उससे पोल्यूटेड वाटर को हम यूजेबल फॉर्म में बनाएं। यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं घरेलू और जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेंस also helps to conserve water, and treatment ensures the removal of pollutants, germs and toxic elements। जो देखते हैं कि हम अगर कभी आपको मौका मिले तो आप
जो आपके आसपास में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें देखें कि जो वहाँ पर जो नाले से जो पानी जा रहा होता है उसको वो किस तरह से ट्रीट करते हैं और उसके बाद वो वापस आपके घर में जो सप्लाई आती है उसमें वो पानी आपका इस्तेमाल होता है। एक्वेटिक प्लांट्स लाइक ग्रोइंग एल्गी और फ्लोटिंग masses ऑफ वाटर हायासिंथ, जो कि जलकुंभ भी देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा कोई पॉन्ड है या कोई बड़ा वाटर बॉडी है उसमें ग्रीन ग्रीन आपको प्लांटेशन दिखा, पूरी की पूरा सरफेस आपको ग्रीन नज़र आता है, वो वाटर हायासिंथ है, जो कि आल्सो हेल्प्स इन क्लीनिंग द वाटर polluted by absorbing phosphates, nitrates and other nutrients. These aquatic plants can be harvested for producing बायोगैस। अब हम राष्ट्रीय स्तर पर जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ दो बहुत बड़े रिवर कंजर्वेशन प्लान चलाए गए थे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी नदियाँ हैं जिनमें हम कुछ नदियों के नाम ही ले रहे हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, बहुत बड़ी बड़ी, ब्रह्मपुत्र है आपकी। तो ये बहुत जो मैनी ऑफ द इंडियन रिवर्स आज की जो कंडीशन है वो बहुत पोल्यूटेड हैं और उनके जो वाटर है आज बहुत बड़े स्ट्रेच के लिए हम अगर देखें तो काफ़ी जगह हम इस पानी को अनफिट मानते हैं, क्योंकि ये जो पानी है वो प्रदूषित हो चुका है। और रिवर पोल्यूशन इज़ मोस्टली फ्रॉम क्यों, जो इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली जो डिस्चार्ज किया जाता है एफ्लुएंट्स, यानी अनट्रीटेड इंडस्ट्री से भी वाटर जो जा रहा है या हमारे घरों से जो जाता है वो पानी उसमें डायरेक्टली मिल रहा है, जिसके चलते हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। यानी और भी रीज़न है, जैसे सिटी डेवलप्ड अलोंग रिवर कोर्स एंड फ्रॉम उस बाथिंग नदियों में हम नहाने का, कपड़े धोने का और बहुत सारा गार्बेज नदियों में जब डाल देते हैं तो उससे हमारी नदी प्रदूषित हो रही हैं, जिसके चलते नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान को किया गया, जिसका कि जो उद्देश्य था ये था कि टू क्लीन अप द रिवर मैसिव एक्शन प्लान्स हैव बीन लॉन्च, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। और जो दो महत्वपूर्ण प्लान थे वो है गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, यानी गैप गंगा एक्शन प्लान एंड वेप यानी यमुना एक्शन प्लान। अब हम बात करते हैं गंगा एक्शन प्लान क्या था, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी जो गंगा है वो बहुत बड़ी नदी है, होली रिवर है जिसे मानते हैं, और इसकी जो लंबाई है ये 2525 किलोमीटर लंबी है। और गंगा का जो पानी जो प्रदूषित हुआ है उसका जो मुख्य कारण है वो है unrestricted discharge of untreated sewage और industrial effluents all along its course, यानी जहाँ से ये ओरिजिन के बाद में जब वो पहाड़ से जब मैदान की तरफ आती है और जहाँ उसकी समाप्ति है वहाँ तक जो भी शहर हैं या जो भी एरिया है जहाँ पर कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है उन जगह पर, जिसके चलते गंगा प्रदूषित हो रही है। और ये गंगा एक्शन प्लान जो है बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और अपनी तरह का ये पहला रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट है। इट वाज लॉन्च बाय गवर्नर ऑफ इंडिया ऑन 14 जन 1986 में टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी बाय डाइवर्जन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। जो गंगा एक्शन प्लान है इसके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी थे, जिसमें शामिल हैं कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ह्यूमन डेफिकेशन, कैटल वेलोइंग एंड थ्रोइंग ऑफ अनबर्न्ड एंड हाफ बर्न्ड बॉडीज इनटू द रिवर। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो था इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू कंजर्व द बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रिवर। अभी आप जब लॉकडाउन का समय चल रहा था उस समय गंगा में जो भी हमारी नदियाँ हैं उसमें क्योंकि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कम गए तो वो काफ़ी क्लीन लगी। और तीसरा जो है
इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा मेजर एक्शन रिवर कंजर्वेशन प्लान था वो था यमुना एक्शन प्लान, जिसे कि 19 अप्रैल 1993 में लॉन्च किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। इट इज़ ए बायलैटरल प्रोजेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जापान, और यमुना जो है वो गंगा रिवर की ही सहायक नदी है, यानी इट्स ए मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। द रिवर ट्रेवल्स ए टोटल ऑफ 1376 किलोमीटर, क्रॉसिंग सेवरल नॉर्दर्न स्टेट्स इन इंडिया। और जो यमुना एक्शन प्लान था, इसका जो मेन एम है वो था कि क्लीनिंग एंड कंजर्व वाटर टू द ऑफ द रिवर यमुना बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट फ्रॉम इट। आप अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की साइड में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि यमुना का पानी एकदम काला नज़र आता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा एफ्लुएंट, बहुत डायरेक्टली नाले उसमें गिरते हैं, और लास्ट जहाँ उसका यमुना आगे जहाँ तक जाती है, धीरे धीरे करके वो बिल्कुल ही पोल्यूटेड हो चुकी है, और कुछ स्टेट्स में उसको डेड भी माना जाता है कि उसका पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद में यमुना एक्शन प्लान में जो प्लान सेकंड था, द मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रेच ऑफ यमुना हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, स्पेशली द दिल्ली स्ट्रेच। यानी जब यमुना दिल्ली के अंदर से आगे बढ़ती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है हमारे दिल्ली से, और आगे जब जाती है तो और भी ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, क्योंकि दिल्ली में जो 58% जो टोटल सीवरेज है वो इसमें डंप होता है। कई बार अनट्रीटेड सीवेज भी डायरेक्टली और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट भी डायरेक्टली इसमें डाल दिया जाता है बगैर ट्रीट किए। इसके चलते ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। अब हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। तो एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटी टू द वर्क, और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। और ये भी है कि जबकि ये कहते हैं कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता कर सकते हैं, और ये एनर्जी को रिसाइकल कैन नॉट बी रिसाइकल कर सकते हैं। और एनर्जी जो है वो दो तरह की होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो एनर्जी का सोसाइटी के लिए क्या यूज़ है? क्योंकि एनर्जी ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी दूसरा जीवधारी है, उसको एनर्जी चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर एनर्जी। ये एनर्जी जो हमको मिलती है वो फूड से होती है, और ये स्टोर होती है एक कंपाउंड जिसे कि हम एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। और प्रकृति में जो है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है, और ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू फूड चेन्स सम एनर्जी इज़ ऑलवेज लॉस्ट एज हीट और फूड चेन। यानी माना जाता है कि 10% एनर्जी हर लेवल पर कम होती जाती है। अपार्ट फ्रॉम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसेस, ह्यूमन नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्टिविटीज़ दैट मेक लाइफ कंफर्टेबल। यानी हम हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी रिक्वायर है हमें कुकिंग के लिए। इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग वेरियस अप्लायंसेज लाइक लाइट, फैन, एसी, कूलर, जितने भी डिवाइसेस हैं उनको चलाने के लिए। फ्यूल जैसे पेट्रोल है, डीजल है और सीएनजी है, जिसे वो हमें ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, व्हीकल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग वाटर अप द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दैट अल्टीमेटली result in the manufacture of different kinds of goods. Energy required in agriculture for irrigation, tractor and other farm machines हैं, spraying pesticides को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत होती है। जो वर्ल्ड वाइड टोटल एनर्जी कंजम्पशन है, ये ट्रेडिशनल बायोमास 9%, बायो हीट 2.6%, एथेनॉल 0.34%, बायोडीजल 0.15%, बायो पावर जनरेशन 2.5%, हाइड्रो पावर 3.8%, विंड 0.39%,
सोलर हीटिंग और कूलिंग के लिए 0.16%, सोलर पीवी 0.077%, सोलर CSP 0.039%, जियोथर्मल हीट 0.061%, जियोथर्मल एनर्जी geothermal electricity 0.049% and ocean power 0.0078%. तो ये टोटल वो था। अब हम बात करते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं एनर्जी के। द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर जो हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं, दे आर लिमिटेड हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि पास्ट में थे और फॉसिल फ्यूल्स बन गए, क्योंकि वो जो फॉसिल फ्यूल्स क्या थे, जो प्लांट हैं जो ज़मीन में लाखों साल पहले दब गए थे, और फॉसिल फ्यूल्स हैव टू बी अनअर्थ फ्रॉम माइंस। About 70% of India's energy generation capacity is from fossil fuels, with coal accounting for 40%, followed by crude oil and natural gas at 24% and 6% respectively. अब टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल की बात करते हैं तो पहला कोल है जो कि सॉलिड है. इट इज़ माइंड एंड देन ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स एंड ट्रेन्स. In our country, coal mines are found in Raniganj, Zaria and Dhanbad in Bihar. Oil is a liquid which is pumped out from the ground and after drilling a well, it is sent to far away places in oil tankers or pipelines. Oil is used in automobiles and aeroplanes. India में West Coast and Digboy oil fields में ये पाया जाता है. तीसरा है नेचुरल गैस. इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. द गैस वी यूज़ फॉर कुकिंग विच कम्स इन सिलेंडर इज़ LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है. और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और CNG इज़ यूज्ड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो कि बस ऑटो उसमें करते हैं. फॉसिल फ्यूल टिल अबव 5 decades ago there were no worry about the exhaustion of fossil fuels which are now renewable sources, which are non-renewable sources, but with increased population and increased consumption of fossil fuel, it become necessary to look for alternative non-conventional sources of energy. और ये हमारी हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल पावर, टाइडल पावर, जियोथर्मल पावर, एनर्जी फ्रॉम बायोमास. तो अब हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं. अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.